सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री। क्लास 11th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज हम? क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। और केमिस्ट्री के अंदर में जानते हो आप ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुके हो कि केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट लेकर आए हैं, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री लेकर आए हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 की बात करने जा रहे हैं। इस चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वो है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमने आपको पहला लेक्चर बताया था, और उस लेक्चर में हमने आपको क्या बताया? सिग्निफिकेंट फिगर बताया। पहला लेक्चर हमने दिया था इसका 01 दिया था, जिसके अंदर हमने आपको बताया सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर आपको हमने समझाई राउंड ऑफ रूल, और फिर समझाई हमने साइंटिफिक नोटेशन। यानी हमने आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के पहले लेक्चर में सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ रूल और सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन, ये 3 चीजें ऑलरेडी समझा रखी है। ये हमारा पहला लेक्चर था। आज हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के दूसरे लेक्चर पर आए हैं, और दूसरे लेक्चर में हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप IIT की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, या 11th का एग्जाम देने वाले हो, हर जगह इससे एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाता है। तो हमने इसमें NCERT के सारे क्वेश्चंस को कवर अप करना है, और साथ ही साथ हम आपको 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी लेकर आए हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। ठीक, तो एम्पिरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला आज का हमारा टॉपिक है। यानी अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये टॉपिक ऑलरेडी हमने पहली लेक्चर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ लिया है। आज हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर, आज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इस दूसरे लेक्चर का नाम होगा एम्पिरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, आप समझ गए कि आज की हमारी टॉपिक क्या होने वाली है। अब देखो, एम्पिरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला का कुछ फार्मूलाज है जिसको हमें दिमाग में रखना है, लेकिन हम आपको पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यानी इसकी थ्योरी नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताओगे सर? क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल करते जाएंगे और आपको ऑटोमेटिकली थ्योरी समझ में आती जाएगी, क्योंकि ये न्यूमेरिकल जैसा पार्ट है। तो हम क्वेश्चन से ही डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक में एग्जैक्टली हमें कहता क्या है। नहीं समझे बात को? यानी हमने आपको ओवरऑल ये बोला कि आपने केमिस्ट्री के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पहला लेक्चर पढ़ा, सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन एंड राउंड ऑफ रूल। आज हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम आपको एम्पिरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला समझाएंगे। क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला, कैसे निकालते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें। एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं, इन सब चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसके रिगार्डिंग कोई भी थ्योरी वाली बात करेंगे ही नहीं, सिर्फ हम आपको इस पर न्यूमेरिकल कराते जाएंगे। जो भी फार्मूला इसके अंदर देखने को मिलेगा वही समझाते हुए चले जाएंगे। यानी पहले इसके रिगार्डिंग कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं देंगे, उससे आपको कोई फायदा होगा नहीं। आप कंफ्यूज कर जाओगे, सर इसको अप्लाई कहाँ करना है, कैसे बनाना है, वगैरह वगैरह। इसलिए हम डायरेक्ट इस टॉपिक को, क्वेश्चन को बनाते जाएंगे और समझाते जाएंगे। और मेरा विश्वास है कि आपको जब आप लास्ट क्वेश्चन पे होंगे तो आपको सारी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है सर, चलो देख लेते हैं कि आप एम्पिरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला आप हमें समझा पाते हो या नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल S2 क्लासेस पे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर आपके पास NCERT की बुक होगी तो निकाल लो।
और उस एनसीईआरटी के बुक का, केमिस्ट्री का बुक निकाल लो और उसके पेज नंबर 19 को निकालो। और पेज नंबर 19 में एक क्वेश्चन दिया गया है कि अ कंपाउंड दिया गया है कि एक प्रॉब्लम नंबर 1.2 पेज नंबर 19 में कहता है अ कंपाउंड कंटेन 4.0% हाइड्रोजन, यानी हमारे पास हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है 4.07% एंड 24.27% कार्बन। कार्बन कितना प्रेजेंट है 24.27% एंड 71.65% क्लोरीन। और क्लोरीन कितना है मेरे पास 71.65%। और इसके साथ साथ दिया हुआ इट्स मोलर मास इज 98.96। हमारे पास दिया हुआ है ये जो भी कंपाउंड बन रहा है उसका मोलर मास दिया हुआ है 98.96 ग्राम। अब इसको मोलर मास बोलो या मॉलिक्यूलर मास दे दे, आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करोगे। समझो समझो, ये जो इंपेरिकल फार्मूला टू मॉलिक्यूलर फार्मूला का है, इसमें जितना क्वेश्चन हम आपको करा देंगे ना उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। इसलिए हमने इसमें थ्योरी जो भी है वो हमने बताया नहीं, क्वेश्चन कराते कराते आपको हम थ्योरी को भी समझा देंगे। क्वेश्चन क्या है फिर से समझ लो। कहता है पेज नंबर 19 में एक कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो 4.0% प्रेजेंट है, कार्बन जो है वो 24.27% प्रेजेंट है, क्लोरीन जो है वो 71.65% प्रेजेंट है। और उस कंपाउंड का जो मोलर मास है यानी मॉलिक्यूलर मास है वो 98.6 ग्राम दिया हुआ है। अब पूछता है कि बताइए कि इसका इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, यानी इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा ये बताइए, और साथ ही साथ इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा ये भी बताइए। ये डाटा गिवन है और इससे हमें इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला को निकालना है। तो हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन हटा दें। क्वेश्चन समझ गए कि कोई एक कंपाउंड बनता है जिस कंपाउंड के अंदर में हाइड्रोजन 4.07% है, कार्बन 24.27% है और क्लोरीन 71.6% है, जिसका मोलर मास इतना है। तो बताइए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होगा और इसका इंपेरिकल फार्मूला कितना होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो इसको बनाने का तरीका, सबसे पहले आप लिखोगे क्या एलिमेंट। सबसे पहले आपको क्या लिखना है एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट है आपके पास, तो आप कहोगे हमारे पास एलिमेंट है एक हाइड्रोजन, लिख लो। फिर दूसरा कौन सा एलिमेंट है कार्बन, लिख लो। इसका सिंबल लिखना है वो तो पता ही होगा, क्लोरीन का सिंबल Cl लिख लो। उसके बाद आपको लिखना है परसेंटेज। क्या लिखना है परसेंटेज जितना दिया हुआ है। तो हाइड्रोजन का कितना परसेंट है 4.07%। फिर कार्बन का कितना परसेंट है 24.27%। फिर क्लोरीन का कितना परसेंट है 71.65%। ये सारी डाटा हमारे पास गिवन है, आराम आराम से समझेंगे। पहले जो भी एलिमेंट गिवन है उसका सिंबल लिख लो, उसके बाद उसका जो परसेंटेज गिवन है वो लिख लो, उसके बाद यहां पर उसकी एटॉमिक मास लिख लो। ठीक है, तो आप जानते हो यहां पर उसकी एटॉमिक मास लिख लो। अब आप जानते हो कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1, कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 और उसका डबल होगा इवन है तो इसका 24, और क्लोरीन का हम जानते हैं 35.5 एटॉमिक मास होता है। यहां तक किया। सबसे पहले एलिमेंट को लिखना है, फिर उसके परसेंटेज को लिखना है, फिर उसके एटॉमिक मास को लिखना है। उसके बाद आपको उसके परसेंटेज को डिवाइड करना है उसके एटॉमिक मास से, और ये जो निकलेगा ये निकलेगा आपके पास नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स, यानी आपको करना है उसके परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। तो यहां पर है 4.07 डिवाइडेड बाय 1, यहां पर है 24.27 डिवाइडेड बाय 24, यहां पर है 71.65 डिवाइडेड बाय
35.5। अब इसको रिड्यूस करोगे, इसको लिख, बाद में बॉक्स देंगे, पहले काट के जगह पर लिख लेते हैं। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये क्या मिल जाएगा 4.07। इसको डिवाइड करोगे तो ये 24 2 जा 0.01। अप्रॉक्स डिवीजन करोगे, जहां पे लगेगा तो वहां पे एग्जैक्ट डिवीजन भी कर दोगे। 35.5 ये आ जाएगा अप्रॉक्स 1.98, जिसको आप अप्रॉक्स 2.0 लिख सकते हो, यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, आराम से, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हमने बोला क्वेश्चन जब भी होगा तो कोई एलिमेंट होगा, उसका परसेंटेज दिया जाएगा तो इंपेरिकल फार्मूला निकाल सकते हो। फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना होगा तो मोलर मास दिया जाएगा। सबसे पहले आपको एलिमेंट को लिख लेना है, फिर उसके परसेंटेज जो दिए गए हैं क्वेश्चन में उसको लिख देना है उसके सामने, फिर उसका एटॉमिक मास लिख लेना है, लिख दिया सर। उसके बाद उसके एटॉमिक मास से उसके परसेंटेज से उसके एटॉमिक मास को डिवाइड कर देना है, आ गया। अब यहाँ पर जब परसेंटेज से एटॉमिक मास को डिवाइड किया तो ये मिला, उसके बाद ये मिला, इसको डिवाइड किया तो इसको डिवाइड किया तो ये मिला। अब मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पर जो हमें लिखना चाहिए उसको हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, आप एक लाइन में लिखोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, सिंपलेस्ट रेशियो। आराम से, सिंपलेस्ट रेशियो यहाँ पे हम लिखते हैं, उसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, समझ गए ना, ये होना चाहिए, फिर ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये आना चाहिए, एक लाइन। तो इस तीनों में देखो सबसे छोटा कौन है, तो आप बोलोगे 2 सबसे छोटा है, तो इसको भी 2 से डिवाइड करो, इसको भी 2 से डिवाइड करो और इसको भी 2 से डिवाइड करो, तो 4.07/2 अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा। 2.03 अप्रोक्स आ जाएगा, जिसको अप्रोक्स नहीं रहने दो, यहां तक आ गया। दूसरे में आप 2.01 को डिवाइड करो 2 से, आ गया 2, और तीसरे में 2 को 2 से डिवाइड करो। फिर से आराम से, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, हम दोबारा रिपीट करते हैं। ठीक है, मतलब ये एक क्वेश्चन समझ जाओगे, आगे हमें बताने में दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसानी से हम बता सकेंगे। हमने बोला कि सबसे पहले जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा, कोई बात नहीं सर आप 2 बार क्यों बोल रहे हैं, हम समझ गए, कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन को समझ लो, उसके बाद जब अगला क्वेश्चन बताएंगे तो सिर्फ लिखते जाएंगे, समझाएंगे ना। कहता है हाइड्रोजन है 4.07%, कार्बन है 24.27%, क्लोरीन है 71.65%, इसका मोलर मास दिया हुआ है। तो आप सबसे पहला आपका काम है, और इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है, तो पहले एलिमेंट लिखो और उसका सिंबल लिख दो। जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, क्लोरीन है, तो HCCl लिख लिया, उसका जो परसेंटेज दिया हुआ है वो लिख लो। उसके बाद जो भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास कितना होता है वो लिख दो। उसके बाद परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, जो आता है वो लिख दो। उसके बाद यहीं पर साइड में जगह नहीं है इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं, साइड में आप लिखो सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का तरीका यह है कि इन तीनों में देखो सबसे छोटा कौन है, 2 है, तो सबको 2 से डिवाइड करो, इसको भी और इसको भी। तो 4.07 को 2 से डिवाइड किया 2.03, 2.01 को डिवाइड किया 2 से तो अप्रॉक्स 1 आ गया, 2.2/2 को डिवाइड किया तो 1 आ गया, क्योंकि इसका 2 था तो 2 को 2 से डिवाइड किया, 2.01 था सबसे छोटा 2 है तो इसको 2 से डिवाइड किया, 4.07 को भी 2 से डिवाइड किया। उसके बाद होल नंबर निकालना है, तो अब देखो 2.03 के आसपास होल नंबर क्या होता है, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2.03 के आसपास कौन सा होल नंबर आता है, तो 2 आता है। 1 तो ऑलरेडी होल नंबर है और 1 तो ऑलरेडी होल नंबर है। तो देखो इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या बन गया कि हाइड्रोजन के लिए कितना आया, इसी के सामने लिखते, यहाँ पर जो इसका होल नंबर आया ये क्या आया, 2 आया, ये 1 आया, ये 1 आया, यानी हाइड्रोजन कितना है, 2 है तो H2, कार्बन कितना है, 1 है तो C1, क्लोरीन कितना है, 1 है तो Cl। ये इसका हो गया इंपेरिकल फार्मूला। यहां तक बात समझ में आई। अब आपके पास एक और लॉजिक है कि n निकालो, n बराबर होता है, यहां तक लिखो, ऊपर वाला पोर्शन इरेज करते हैं ये वाला, ताकि जगह मिल सके हमें, इरेज कर दे। ये गिवन था क्वेश्चन में 1.2 पेज नंबर 19 में। यहां तक बातें समझ में आई, अब और क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं यहां से n बराबर होता है मॉलिक्यूलर या मोलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। और केमिस्ट्री में जानते हो कि मास लिखा हो या वेट लिखा हो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना, दोनों का मतलब सेम होता है। तो इसका मोलर मास कितना दिया गया था, ना मिटा दिया हमने, देख लो 98.96 दिया गया था मोलर मास।
तो लिख लिया हमने मोलर मास की जगह 98.96 ग्राम। अब इसका इंपेरिकल मास, इंपेरिकल फार्मूला है, जैसे अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है तो उसका मास निकालते हो तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकलता है, उसी तरह इसके पास इंपेरिकल फार्मूला है, तो इसका अगर आप इंपेरिकल मास निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो इंटू 2, प्लस कार्बन का मास 12 होता है, 1 कार्बन है तो इंटू 1, क्लोरीन का मास 35.5 होता है और 1 क्लोरीन है तो इंटू 1, ये हो गया 2 + 12 + 35.5, इसको ऐड करोगे तो 0.5 तो रह जाएगा, 5 2 7 2 9 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, यानी ये आ गया 49.5 ग्राम। अब इन दोनों को जब आप काटोगे तो ये आ जाएगा 2। अब यहां से आप कहोगे कि जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसको निकालने का तरीका है n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला, और n की वैल्यू आई 2, इंपेरिकल फार्मूला है H2C1Cl1। अब ये 2 इन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो H2 क्या बन जाएगा, H4 बन जाएगा, C1 क्या बन जाएगा, C2 बन जाएगा, और Cl क्या बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा। बोलो, यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया? अब आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना था, इसलिए हमने फार्मूला डायरेक्ट नहीं बताया, और आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना था। ये 2 फार्मूलों को आपको ध्यान में रखना था, और उसके बाद ये एक लॉजिक याद रखना था कि पहले एलिमेंट लिखना है, फिर परसेंटेज लिखना है, फिर उसका एटॉमिक मास लिखना है, फिर परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है, उसके बाद जो डिवाइड करके आया उसमें सबसे छोटा कौन है उससे सबको डिवाइड करना है, तो इसमें सबसे छोटा 2 है तो 2 को इससे भी डिवाइड किया, इससे भी डिवाइड किया और इससे भी डिवाइड किया, तो डिवाइड करके ये इतना आया। अब इसके आसपास के होल नंबर तक पहुंचेंगे तो ये 2 हो गया, ये 1 है, ये 1 है। अब हाइड्रोजन 2 था तो H2 लिख दिया, कार्बन 1 था तो C1 लिख दिया, Cl भी 1 था तो Cl1 लिख दिया, 1 नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास हमारे पास क्वेश्चन में दिया जाएगा तभी हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं, नहीं दिया जाएगा तो नहीं निकाल सकते हैं। और इंपेरिकल मास तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, जो हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला आया है वहाँ से 49.5 ग्राम आया। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास से इंपेरिकल मास को डिवाइड किया, 2 आ गया। और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो जो भी इंपेरिकल फार्मूला आया है और ये जो दोनों को डिवाइड करके डिजिट आया है उससे सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये H2 था तो 2 से मल्टीप्लाई होके 4 बन गया, कार्बन 1 था तो 2 से मल्टीप्लाई होके C2 बन गया, क्लोरीन 1 था 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इसका मॉलिक्यूलर। अगर आपको इसमें नहीं समझ में आया तो घबराना बिल्कुल नहीं है, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, धीरे 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 से सारी बातें समझ में आ जाएगी। इसको लिख लो पहले ये वाला पार्ट, फिर इसको इसी साइड में लिखोगे सामने बनाकर, फिर उसके बाद ये मतलब इंपेरिकल फार्मूला लिख लोगे, फिर ये लिख दोगे, इंपेरिकल मास निकाल लोगे, ओवरऑल कहानी समझ गए। लिख लो इसको जल्दी, फास्ट लिखो, इरेज करे। लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आराम से आ जाएगी, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बता रहे हैं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो एक क्वेश्चन से अगर नहीं भी समझ में आया होगा, इसलिए हमने इसको 2-3 बार रिपीट किया, अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब कहता है डिटरमाइन द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% आयरन। ये है बैक एक्सरसाइज का पेज नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 1.3। आपके पास आयरन दिया हुआ है यानी Fe दिया हुआ है 69.9%, विच एंड डाई ऑक्सीजन दिया हुआ है, डाई ऑक्सीजन दिया हुआ है, बाय मास इज 30, ऑक्सीजन दिया हुआ है मतलब 30.1%। ठीक है, अब इसमें सिर्फ इंपेरिकल फार्मूला पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इंपेरिकल फार्मूला पूछ रहा है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछता तो हमें क्या देता? मॉलिक्यूलर मास देता, मोलर मास देता। नहीं दिया है तो इसलिए नहीं पूछ रहा। इसको 2 मिनट में ट्राई कर, बन जाए तो ठीक, नहीं तो फिर हम बनाते हैं आंसर, चेक कर लो। ट्राई कर लिया, हम बता दें
सर बता दो। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एलिमेंट। अब बच्चे यहाँ पर डाई ऑक्सीजन को देखकर एलिमेंट में किसी ने आयरन के लिए तो Fe लिखा होगा और ऑक्सीजन के लिए O2 लिख दिया होगा। ना ना ना, हमेशा O लेंगे, एलिमेंट को ओरिजिनल फॉर्म में लेंगे, ले लिया। इसलिए ये सब गलती नहीं करना है, इसलिए हमने दिया। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को पता है ना कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और आयरन का एटॉमिक मास होता है 55.85, यानी लगभग कह सकते हो 56 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखोगे परसेंटेज, रूल के हिसाब से पहले एलिमेंट फिर परसेंटेज लिखोगे। परसेंटेज कितना है, 69.9% है। और डाई ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन कितना है, 30.1% है। उसके बाद लिखोगे इसका एटॉमिक मास, तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 56 और इसका एटॉमिक मास होता है 16। उसके बाद क्या करते थे, समझ रहे हो बात को, उसके बाद आप करते थे परसेंटेज बाय एटॉमिक मास। इससे आपको क्या मिलता था, नंबर ऑफ मोल्स मिलता था। डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स भी लिखोगे तो ठीक रहेगा और डायरेक्ट परसेंटेज बाय मास भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर जब परसेंटेज बाय मास करोगे तो क्या हो जाएगा, 69.9/56 और यहां पे करोगे तो 30.1/16। अब जब ऐसा आ जाए जहां पे एग्जैक्ट 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में ना कटे, तो इसको एग्जैक्ट आप डिवाइड करके देख लोगे। तो इसको जब आप एग्जैक्टली डिवाइड करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 1.25 और इसको जब आप एग्जैक्टली डिवाइड करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 1.88। जब भी ऐसा आ जाए जहां पर एग्जैक्ट डिवीजन ना हो रहा होगा, 2 के आसपास ना हो, तो इसलिए उसको एग्जैक्ट डिवीजन करने की कोशिश करोगे। थोड़ा टाइम लगेगा, एक ही क्वेश्चन होगा ना, तो टाइम दोगे और बनाने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर एग्जैक्ट डिवीजन कर लिया हमने। समझ रहे हो बात को कि कंफ्यूज कर दे रहे हैं? नहीं सर, समझ जा रहे हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन में था कि एक आयरन है तो Fe लिख लिया, एक ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन हो लिख लिया O। आयरन का परसेंटेज था 69.9%, ऑक्सीजन का था 30.01। आयरन का एटॉमिक मास, अगर एग्जाम होगा तो आयरन का एटॉमिक मास दिया जाएगा, रूल आ चुका है अब 56। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। यहाँ पर एटॉमिक परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास किया 69.9/56 तो 1.25 आ गया। यहाँ पर परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास किया। अब ऐसा डिवीजन जहाँ पे हमें 1 2 3 4 ना मिलता हो, थोड़ा बहुत आसपास के में, तो हम उसको एग्जैक्ट डिवाइड करके देख लेंगे। हमने कैलकुलेटर पे किया, आप कॉपी पे करके एग्जैक्ट डिवीजन कर लोगे। अब यहाँ से निकालोगे आप सिंपलेस्ट रेशियो। जब सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे तो इन दोनों में छोटा कौन है, ये है, तो 1.25 अपॉन 1.25 एंड 1.88 अपॉन 1.25। जो सबसे छोटा होता है उसको दोनों से डिवाइड कर देते हैं। तो इन दोनों में सबसे छोटा ये है तो इसको इसी से डिवाइड किया और इसको इससे डिवाइड कर दिया। जब इसको डिवाइड किया तब तो 1 आ गया और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 आ गया। ओहो सर, अब ये 1.5 में नहीं रहने देना, अगर डेसिमल में है तो डेसिमल में रहने नहीं देना है। अब आपको निकालना है होल नंबर रेशियो। तो इसको अगर होल नंबर बनाना होगा तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 15 2 जा 30, 3.0 होगा। तो इसको होल नंबर बनाने के लिए 1.5 इंटू 2 करोगे तो इसको भी 1 इंटू 2 करोगे तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 3.0 जो कि हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। अगर मान लो यहाँ पर 2.5 आता तो 5 बन जाता और यहाँ पर अगर मान लो 1 होता तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाता। समझ रहे ना, होल नंबर रेशियो पिछली बार में क्या था, 2 1 1 आसानी से आ गया था, तो उसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई नहीं करना था क्योंकि 2.03 था तो अप्रॉक्स 2 के बराबर था। लेकिन यहाँ पर 1.88 डिवाइड किया तो 1.5 आया, जो पता ही नहीं कि 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए। तो हमने इसको होल नंबर बनाने के लिए एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सिग्निफिकेंट फिगर की तरह राउंड ऑफ नहीं करना है, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे मल्टीप्लाई करके वो होल नंबर आ जाए। अगर मान लो यहाँ पर कुछ और आ जाता, 1.7 आ जाता, तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करते, 3 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि 17 3 जा कितना हो जाता है, 73, हाँ 51 हो जाता है, यानी 5 अप्रॉक्स आता। तो इसको 3 से करते तो इसको भी 3 से करते। समझ रहे ना, अगर यहाँ 1.7 होता तो इसको 2 मत लिखते, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये 5.1 के लगभग आता, तो इसको अप्रॉक्स
5 लिख सकते थे, क्योंकि 5.15 बन सकता है, और इसमें को भी आप 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये 3 बन जाता है। यानी इसको होल नंबर बनाने के लिए राउंड ऑफ मत करना, ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद वो होल नंबर बने। लॉजिक समझे। अब इसका इंपेरिकल फार्मूला लिखना है, तो आपने बोला सर इसका जो हम इंपेरिकल फार्मूला लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास क्या है, आयरन जो है वो 2 है, तो Fe2 हो गया, ऑक्सीजन जो है वो 3 है, तो O3 हो गया। बात समझे। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। एक बैक एक्सरसाइज का पेज नंबर 25 का 1.3 नंबर क्वेश्चन। ये बात ध्यान में रखना कि जब आपको ऐसा कुछ आ जाए सिंपलेस्ट रेशियो में, तो उसको राउंड ऑफ नहीं करना कि 1.5 ऐसा 2 बना देते ना, ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना जो कि होल नंबर में चेंज कर सके इस डिजिट को। तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 बन जाएगा, तो इसको भी 2 से जितना इसको करोगे उतना इसको भी करोगे, ठीक है। और इस तरह से ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। थोड़ा बहुत लॉजिक समझ में आया, कंफ्यूजन नहीं है, बोलो पक्की वाली बात, श्योर करो। हाँ सर थोड़ा थोड़ा तो अच्छे से समझ में आया, नहीं आया तो दोबारा एक बार देखना, ट्राई करने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इरेज करें, जितना क्वेश्चन करेंगे धीरे 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 शायद आपको क्लियर होता चला जाए, क्योंकि ये सब टॉपिक में, हाँ ये सब एटॉमिक मास आपको एग्जाम में देके रखेगा, ठीक है। और हमेशा जब आप परसेंटेज बाय एटॉमिक मास करोगे तो उसको ओरिजिनली डिवाइड कर लोगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन होगा ना, यहाँ ना हम 10 क्वेश्चन बना रहे हैं, वहाँ एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से, तो एग्जैक्ट डिवाइड कर लोगे, ठीक है। कभी पर भी अप्रॉक्स मत करोगे कि अगर आपके पास दिया हुआ है 5/2 तो इसको अप्रॉक्स 3 मत मार दोगे, 2.5 का 2.5 लिखो। अब हम आते हैं पेज नंबर 26 के, पेज नंबर 26 बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1.8 पे। पेज नंबर 26 के क्वेश्चन नंबर 1.8 पे, बैक एक्सरसाइज का 1.8 कहता है डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन। हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इन विच द मास परसेंट ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन, यानी आयरन का दिया हुआ है 69.9%, यानी Fe का दिया हुआ है, ऑक्सीजन का दिया हुआ है 30.1%, यानी O का दिया हुआ है, रिस्पेक्टिवली। अब एक बात बताओ, तो इस क्वेश्चन को देख के आपको कुछ गलती लग रही है, हमें जान से सुधारा नहीं है। एनसीईआरटी में मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा है और इसकी मदद से हम सिर्फ इंपेरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आपको मोलर मास का देना बहुत जरूरी है, और ये लगभग होता है, क्वेश्चन को करेक्ट करोगे तो 159.65 ग्राम होगा। ये लगभग, ये क्वेश्चन में मिसिंग है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्वेश्चन ने नहीं दिया है, मिस आउट कर दिया है, तो हमने उसलिए लिखा नहीं। अब आपको समझा देते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ोगे तो सबसे पहले लिखोगे क्या कि सर एली मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा था ना, अगर इंपेरिकल फार्मूला पूछता तो लास्ट क्वेश्चन तो बनाया ना, अभी वैसा है। तो एलिमेंट सेम क्वेश्चन है, बस उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ दिया और मॉलिक्यूलर मास दे दिया गया। एलिमेंट है हमारे पास आयरन, दूसरा एलिमेंट है हमारे पास ऑक्सीजन। इसका अगर हम परसेंटेज लिखे तो ये है 69.9%, ये है 30.1%। इसके बाद अगर हम इसका एटॉमिक मास लिखे तो ये है 56 और ये है 16। फिर इसका हम परसेंटेज बाय एटॉमिक मास करें, यानी हम इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो ये है 69.9% अपॉन 56, जो अभी डिवाइड करके देखा है 1.25 आ रहा था लास्ट क्वेश्चन की तरह। 30.1 अपॉन 16 किया था तो हमें 1.88 आ रहा था। आगे बढ़ते हैं, हटा लेते हैं इसको। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हमें करना क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। तो अगर हम सिंपलेस्ट रेशियो निकाले तो इन दोनों में छोटा था 1.25, तो 1.25 को भी 1.25 से डिवाइड किया तो 1 आया, और 1.88 को भी 1.25 से डिवाइड किया तो ये 1.5 आया। अब हमें निकालना है होल नंबर रेशियो। तो अगर हम होल नंबर रेशियो निकाले तो ये हो गया
1.5 को होल नंबर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था, तो 3.0 यानी 3 आ गया। अगर इसको 2 से किया तो इसको भी 2 से करना ही पड़ेगा, तो ये 2 हो गया। तो यहां से हमारे पास क्या बन के आया, इम्पीरिकल फॉर्मूला बन के आया था। और इम्पीरिकल फॉर्मूला बन के आया था Fe2O3, Fe2 था, O3 था। अब यहां से हम इसका निकालेंगे इम्पीरिकल वेट बोल लो या मास बोल लो, तो आप बोलोगे Fe का 56 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, ये हो जाएगा 4 6 2 जा 12 5 2 जा 10 1 11 प्लस 48। इसको जोड़ोगे तो 8 2 10 4 1 5 1 6 एंड 1 160 ग्राम आएगा। अब यहां से आप n की वैल्यू निकालोगे, किसकी वैल्यू निकालोगे, n की। तो आप बोलोगे n की वैल्यू निकालने का तरीका है कि मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास करेंगे सर। तो यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी मोलर मास, हमारे पास क्वेश्चन में नहीं गिवन था, हमने बताया कि ये गिवन होना चाहिए, एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, ये है 159.65 ग्राम। और एम्पिरिकल मास आया है 160 ग्राम। अब ये लगभग बराबर है, देख लो 59.65, यानी ये ओवरऑल कट जाएगा 1 बार में। अब आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आप बोलोगे n जो आया है इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब यहां से बोलोगे n की जगह आया है 1 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला है Fe2O3, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आ गया Fe2O3, यानी इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी Fe2O3 है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी Fe2O3 है, क्योंकि n की वैल्यू 1 आई है। अब थोड़ा सा समझ में आया, दिल मत दुखाना, बहुत कोशिश की है हमने, पक्की वाली बात बोल देकर मुस्कुरा दो प्लीज प्लीज। ऐसे नहीं सर, राक्षस की तरह नहीं। अच्छा अच्छे से मुस्कुरा दो, नहीं ऐसे भी नहीं सर, कैसे? समझ में आ गया सर, यस सर, यस यस यस, पक्का आया ना। और एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। अब देखो एनसीईआरटी में एक और क्वेश्चन हमारे पास है 1.34, उसको बनाने से पहले हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाए हैं, वो बना के पहले समझा देते हैं, फिर एनसीईआरटी वाला जो क्वेश्चन बचा है 1.34 जो कि है पेज नंबर 27 में, वो उसके बाद बता देंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले इजी वाला क्वेश्चन समझा देते हैं जो हम एक्स्ट्रा लेकर आए हैं। ये लिख लो, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर था 1.8 पेज नंबर 26 के बैक एक्सरसाइज का, पेज नंबर 26 बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1.8 था, जिसमें मोलर मास जो था वो मिसिंग था, जिसको हमने बताया कि ऐसा मिसिंग नहीं रहेगा एग्जाम में, जो कि 159.65 ग्राम था। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया, बुक में मिसिंग था, ये होना जरूरी था। ठीक है, इरेज करें, लिख लो जल्दी से। लिख लिया? हाँ सर, हम लोग लिखते कहाँ है, स्क्रीनशॉट ले लेते। अच्छा, भूल गए थे कि आप लोग टैलेंटेड हो। इरेज कर दे। अब हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन का। एनसीईआरटी में सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, जो कि पेज नंबर 27 में 1.34 क्वेश्चन नंबर है, उसको थोड़ा रुक के बताते हैं। पहले कुछ इजी क्वेश्चन और लिख के लाए हैं, जिसको समझा देते हैं, जिससे जिन बच्चों को अभी तक नहीं समझ में आया होगा उनको दिक्कत नहीं होगा, फिर वो बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन समझा देते। अब जैसे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, इसको समझा देते हैं। ये एक्स्ट्रा है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं, बनाने को सीखने के लिए हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन कहता है एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट गिव द परसेंटेज कंपोजिशन। एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, जिसके अंदर Na दिया हुआ है 29.11%, सल्फर दिया हुआ है 40.5%, ऑक्सीजन दिया हुआ है 30.38%। अब इसमें सीधा आपसे पूछ रहा है इम्पीरिकल फॉर्मूला बताओ क्या होगा। तो आप खुश हो गए कि सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ नहीं रहा, इसलिए मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे एलिमेंट, फिर क्या लिखोगे परसेंटेज, फिर क्या लिखोगे एटॉमिक मास, फिर क्या लिखोगे परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, फिर इसको क्या बोलते हो नंबर ऑफ
मोल्स। फिर क्या लिखोगे, हटा इसको, क्वेश्चन समझ गए ना। एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जो कि जिसके अंदर सोडियम जो है वो कितना परसेंट है, 29.11% है। सल्फर जो है वो कितना परसेंट है, 40% है। फिर ऑक्सीजन जो है वो 31% है। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। उसके बाद आप लास्ट में लिखोगे यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो, और उसके लास्ट में आ जाओगे तो लिखोगे होल नंबर रेशियो, होल नंबर। ठीक है। अब बोलोगे कि एलिमेंट आपके पास कौन कौन है सर, तो एलिमेंट है हमारे पास सोडियम, दूसरा एलिमेंट है सल्फर, तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। अब सोडियम दिया हुआ है 29.11%, सल्फर दिया हुआ है 40.5%, ऑक्सीजन दिया हुआ है 30.38%। एटॉमिक मास सोडियम का होता है 23, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16। अब यहाँ पे करोगे 29.11 अपॉन 23, यहाँ पे करोगे 40.5 अपॉन 32, यहाँ पे करोगे 30.38 अपॉन 16। देखो क्या आता है। हम भी तब तक कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन का हमने कैलकुलेशन किया, डिवाइड किया, तो जब हमने डिवाइड किया तो 23 से डिवाइड किया तो ये आ गया 1.26, इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 1.265, इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 1.89। अभी 88 आया था क्योंकि 30.1 था, 30.9 था। ठीक है, डिवाइड करके हमने दिखा दिया। अब इसका सिंपलेस्ट, सॉरी ये हमने सिंपलेस्ट रेशियो में लिख दिया ना, इसको यहाँ लिखो। ये डिवाइड करके आया 1.26, ये डिवाइड करके आया 1.265, और ये डिवाइड करके आया 1.89। ये क्या था हमारा, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। अब सिंपलेस्ट रेशियो इन तीनों में सबसे छोटा क्या है, 1.26। तो 1.26 को 1.26 से डिवाइड करोगे तो ये 1 आ जाएगा। 1.265 को भी अगर 1.26 से डिवाइड करोगे तो ये भी लगभग 1 ही आएगा। और 1.89 को अगर आप 1.26 से डिवाइड करोगे तो ये लगभग आपको कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, ये ओरिजिनल आप डिवाइड कर लोगे, हम भी डिवाइड कर लेते हैं। अब ये 1.5 आया, अब इसको होल नंबर बनाना है तो 1.5 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर हो जाएगा। तो 1.5 इंटू 2 अगर करेंगे तो 3.0 आएगा, जो कि अप्रॉक्स 3 हो जाएगा। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 हो गया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 हो गया। फार्मूला क्या बनेगा, एम्पिरिकल फार्मूला, तो आप बोलोगे Na 2 है, S भी 2 है, और O जो है वो 3 है। यानी फार्मूला बन के आया Na2S2O3। बात समझ में आया? इसको आप सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज मत कर देना कि 1.5 है तो इसको हम बना देते हैं सर, और ये हो जाएगा हमारे पास 2। नहीं, इसको होल नंबर में चेंज करने के लिए किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो कि फार्मूला बन के आया। तो ये बन गया Na2S2O3। क्वेश्चन भी समझ गए बात को भी। हमने क्वेश्चन में एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट था जिसके अंदर सोडियम इतना था, सल्फर इतना था और ऑक्सीजन इतना था। इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना था, एलिमेंट लिखा, परसेंटेज लिखा, एटॉमिक मास लिखा, डिवाइड किया, परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, जो नंबर ऑफ मोल्स निकला, सिंपलेस्ट रेशियो निकाला जो सबसे छोटा था उसको खुद से, फिर इससे भी उस छोटे नंबर को, इससे भी उस छोटे नंबर को डिवाइड किया, जो बन के आ गया उसको हमने सिंपलेस्ट रेशियो में लिख दिया Na2S2O3। बोलो बात समझ में आई? अब तो क्लियर हुआ होगा। थोड़ा थोड़ा सा मेरी जिंदगी में आना, जल्दी जल्दी से समझा के चले जाना। लिख लो इसको, अब जल्दी से फास्ट करो, लेट बिल्कुल मत करो और समझ लो चीज़ों को अच्छे से। हाँ सर अब तो समझ में आ रहा है, लिख लिया। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब कभी कभी क्या करेगा क्वेश्चन में ना, डायरेक्ट परसेंटेज ना दिख के ग्राम में दे देगा, तो वो ग्राम के लिए हमें चीज़ों को सीखना। इरेज करें, लिख लो, समझाते हैं। लिख लिया सर, चलो। तो इस तरह से आपको चीजें अब थोड़ी सी पकड़ में आ रही होगी। इजी टॉपिक है, इसलिए हम चाह रहे हैं क्वेश्चन के थ्रू आप चीजों को समझो। अब आपने एक चीज पढ़ा होगा, वेट बाय वेट परसेंटेज। अगर नहीं पढ़ा है तो अभी के लिए जानो। वेट बाय वेट परसेंटेज को आप लिखोगे तो वेट और मास एक चीज होता है,
तो ऊपर में लिखोगे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट या मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अभी तक जो भी चीज दिया गया था कि आयरन जो है वो 69.9% है, यानी ये हमें दिया गया था क्या, मास परसेंटेज। और जब हम वेट बाय वेट परसेंटेज निकालते हैं इसका भी मतलब होता है मास परसेंटेज। ठीक, तो जब तक परसेंटेज नहीं दिया जाएगा तब तक हम इंपेरिकल फार्मूला नहीं निकाल सकते हैं। अब जैसे ये क्यों समझा रहे हो सर, तो देखो जैसे कि हम आते हैं, एक सबसे पहले हम अपने एनसीईआरटी का एक जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं। वो बचा हुआ क्वेश्चन है हमारे पास पेज नंबर 26 का है। पेज नंबर 26 का बचा हुआ एक क्वेश्चन है हमारे पास। वो क्वेश्चन कहता है, देखेंगे आराम से लिख देते हैं हम यहाँ पर, जो डाटा है वो हम लिख देते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को समझा देंगे। डाटा हमारे पास कुछ ऐसा गिवन है, कहता है अ वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। एक वेल्डिंग मशीन का फ्यूलिंग आता है, जिसे ऐसे वेल्डिंग करते चश्मा लगा के ऐसे ऐसे कर रहा होता है, देखा होगा आपने। बर्निंग अ स्मॉल पेपर ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव्स 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.690 ग्राम ऑफ वाटर एंड नो अदर प्रोडक्ट। ठीक है, कहता है एक वेल्डिंग मशीन का फ्यूल गैस है, क्या है, फ्यूल गैस है, जिसको बर्न करते हैं, तो किसी को भी बर्न करोगे तो किसकी जरूरत होगी, ऑक्सीजन के। आराम से अभी तक सिंपल वाला क्वेश्चन समझ में आया कि पहले हमको एलिमेंट लिखना है, फिर उसका परसेंटेज लिखना है, फिर उसका एटॉमिक मास लिखना है, फिर परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर लेना है, फिर उसके बाद उसका सिंपलेस्ट रेशियो करना है, जो सबसे छोटा है उससे सबको डिवाइड करना है, उसके बाद उसका होल नंबर रेशियो बना लेना है, जो आ गया उसका एम्पेरिकल फार्मूला आ गया, एम्पेरिकल फार्मूला से उसका एम्पेरिकल मास निकाल लो, और मॉलिक्यूलर मास दिया गया होगा उसको एम्पेरिकल मास को डिवाइड करो, जो एन की वैल्यू आई उसको एम्पेरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई कर दो, वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट परसेंटेज देकर नहीं देके कहता है कि एक फ्यूल गैस है जो कि O2 के प्रेजेंस में बर्न करता है, क्या करता है, बर्न करता है और CO2 बना लेता है और H2O बना लेता है। जहां पर हमारे पास दिया हुआ है कि 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितना है, 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड 0.690 ग्राम जो है वो वाटर है। ठीक, ये एक डाटा है कि एक फ्यूल गैस को जब बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो सिर्फ दो प्रोडक्ट ही देता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक हाइड्रोजन वाटर देता है, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड 3.38 ग्राम है और वाटर जो है 0.690 ग्राम है। तो कहता है इस फ्यूल गैस का इंपेरिकल फार्मूला बताओ, इंपेरिकल फार्मूला बताओ। जो डाटा है वो हम समझा देते हैं, साथ ही साथ इसी फ्यूल गैस का आप मोलर मास बताओ और इसी फ्यूल गैस का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बताओ। ओ हो, इस बार मोलर मास भी नहीं दिया, मोलर मास निकालना है फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, तो कोई और डाटा भी गिवन होगा। यानी क्वेश्चन अभी तक समझना अच्छे से, हम कह रहे हैं क्वेश्चन कहता है कि एक फ्यूल गैस है, कौन सा गैस है नहीं पता, लेकिन ये जरूर कहता है कि ये वेल्डिंग मशीन फ्यूल गैस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। यानी ये जो फ्यूल गैस बना है वो किससे बना है, कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर कोई फार्मूला रहा होगा, हाइड्रोजन वनली, हो सकता है CH2 रहा हो, कुछ भी हो सकता है, CH रहा हो, CH2 रहा हो, C2H4 रहा हो, C3H7 रहा हो, क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ भी है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर एक फ्यूल गैस बना है, जिसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है 3.38 ग्राम और वाटर देता है 0.69 ग्राम। तो बताओ इस फ्यूल गैस का एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, मोलर मास क्या है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। उसके साथ साथ कहता है अ प्रोडक्ट अ वॉल्यूम ऑफ 10.0 लीटर मेजर्ड एट STP ऑफ द वेल्डिंग फ्यूल गैस। अब ये जो वेल्डिंग फ्यूल गैस है इसका वॉल्यूम भी दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, वॉल्यूम भी गिवन है 10.0 लीटर, कहां पे, एट STP
एसटीपी का मतलब होता है, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको लोग एनटीपी भी लिख के दे तो कंफ्यूज मत करना, उसका मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोनों का मतलब सेम होता है। कहता है, आप क्वेश्चन को आराम से समझते हैं, क्या क्या क्वेश्चन समझ गए तो अपने बना के दिखाएंगे, क्वेश्चन ही नहीं समझोगे तो बना के क्या कर लोगे। कहता है एक फ्यूल गैस है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनाता है, जिसमें उसके अलावा कोई और प्रोडक्ट नहीं बनाता है। या क्वेश्चन में कह दिया गया है कि नो अदर प्रोडक्ट अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड है 3.38 ग्राम, वाटर है 0.690 ग्राम। तो इस फ्यूल गैस का एम्पिरिकल फार्मूला बताओ, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ और मोलर मास बताओ, जिसमें ये कह दिया गया है कि ये फ्यूल गैस जो है कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ही बन रहा है। ये बिल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ठीक है। अब उसके साथ साथ कहता है वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मेजर्ड एट एसटीपी ऑफ दिस बिल्डिंग फ्यूल गैस। इस बिल्डिंग फ्यूल गैस का वॉल्यूम इतना 10 लीटर जब रखा जाता है तो उसका वेट कितना आता है 11.6 ग्राम। जब वॉल्यूम को रखते हो 10 लीटर तो उस समय इसका जो मास आता है, यानी इसका जो गिवन मास आता है वो क्या आता है 11.6 ग्राम, 11.6 ग्राम, ठीक है। अब इसका जो जो चीज निकालना है वो हम अब समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था एक बार और रिपीट कर देते हैं। अरे नहीं सर बोर हो जाएंगे, नहीं ये समझो अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया जा सकता है। सिंपल वाला तो सब बच्चा बना लेता है। ये एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, उसको भी समझा देंगे। अब क्वेश्चन में ओवरऑल यही है, ये नहीं गिवन था, हमने बता दिया कि ऐसा कुछ होता है। हमने बोला एक फ्यूल गैस है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, और ये कह दिया गया है कि वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड 3.38 ग्राम है, वाटर 0.690 ग्राम है। फ्यूल गैस का एम्पिरिकल फार्मूला, मोलर मास और मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए। जहां पे कहा जाता है कि फ्यूल गैस सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, उसका गिवन मास है 11.6 ग्राम, जब उसका वॉल्यूम है 10 लीटर एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलो, यानी एक बात तो हमें पता चल गई है, ये जो हम फार्मूला लिखेंगे फ्यूल गैस के लिए, तो पहले लिखेंगे एलिमेंट में लिखेंगे कार्बन और फिर लिखेंगे हाइड्रोजन और उसका परसेंटेज लिखेंगे। लेकिन हमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, इसका परसेंटेज लिखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज गिवन ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे। तो हम यहां से कहेंगे कि देखो इस CO2 का, ये जो CO2 है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो आप बोलोगे कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 ऑक्सीजन है, तो ये हो गया 12 प्लस 32 दैट इज 44 ग्राम। तो कहोगे कि जब हमारे पास 44 ग्राम CO2 था तो उसमें कार्बन कितना है, तो कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम, तो उस समय कार्बन है 12 ग्राम कार्बन। तो जब 44 ग्राम CO2 है तो कार्बन है 12 ग्राम, तो जब हमारे पास 1 ग्राम CO2 होगा तो कार्बन कितना होगा 12/44 ग्राम कार्बन होगा। तो हमारे पास कितना ग्राम CO2 है, ओहो आप समझ रहे हो 3.38 ग्राम CO2 है, तो उस समय कार्बन कितना होगा 12/44 इंटू 3.38 ग्राम कार्बन होगा। यानी यहां से हमें कार्बन का मास मिलेगा, परसेंटेज अभी भी नहीं मिलेगा। इसको डिवाइड कर लोगे तो कुछ ना कुछ आपको बन के आ जाएगा। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये मिल जाएगा आपको, कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ गया आपके पास 0.921 ग्राम। ये क्या हो गया मास ऑफ कार्बन, ठीक है। अब क्या इरेज करें, मास ऑफ कार्बन निकल गया, इसको हटा देते हैं, लिख लो, ये तो रहने देना होगा ना, डाटा है ना हमारे पास, तो डाटा को कैसे हटा देंगे, हटा देते हैं इसको। देखो ये वाला पोर्शन हटा, मास ऑफ कार्बन रहने देंगे, ये कैसे निकाला ये हटा देते हैं, लिख लो, लिख लिया सर। उसके बाद उसी तरह जब हाइड्रोजन का निकालने की बारी आएगी तो आप क्या बोलोगे कि कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज चाहिए हमें, तो आप बोलोगे कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O 1 इंटू 2 1 होता है, हाइड्रोजन का इंटू 2 है प्लस 16 यानी 18 ग्राम आ गया। यानी जब इन 18 ग्राम H2O हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट था, तो H
1 होता है, H हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट था आपके पास, देखो जब 18 ग्राम H2O था तो हाइड्रोजन मेरे पास कितना प्रेजेंट था, 2 ग्राम, क्योंकि H2 है, यानी 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन था। तो जब 1 ग्राम H2O होगा तो कितना ग्राम हाइड्रोजन होगा, 2/18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगा। लेकिन एग्जैक्टली कितना वाटर है, 0.690 ग्राम H2O में कितना ग्राम हाइड्रोजन होगा, तो 218 इंटू 0.690 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगा, जैसे कार्बन का निकाला था। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये आपको लगभग मिल जाएगा 199 से डिवाइड करोगे 0.76 ग्राम, यानी यहां से मिला आपके पास मास ऑफ हाइड्रोजन मिल गया 0.76 ग्राम। अब समझ में आया, पहले हमने मास ऑफ कार्बन निकाला, फिर मास ऑफ हाइड्रोजन निकाला, 0. नहीं गलत डिवाइड कर दिया ना, 0.06 आ जाएगा ना, डेसिमल है, डिवाइड करो 0.6 आ जाएगा, 0.06 और ये आया 0.921, ठीक है। ये हो गया हमारे पास मास ऑफ, डिवाइड करके देख लेना, हमने डिवाइड किया, आप भी डिवाइड करके देख लेना, और इसको आपको एग्जाम में बैठ के डिवाइड करना, यानी मास ऑफ हाइड्रोजन निकला, मास ऑफ कार्बन निकला। हमें निकालना है मास परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन इरेज करते हैं, छोटा बोर्ड है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज तो कर ही सकते हो, इरेज कर दे, कर दो सर। ये वाला पोर्शन अब हटा, लिख लिया था ना, नहीं लिख लिया थोड़ा पीछे कर लो, टाइम दिया था हमने। अब यहां से बोलोगे कि कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर फ्यूल गैस बना है, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन ही तो होगा, कार्बन और हाइड्रोजन का तो सॉल्यूशन है, तो ये होगा 0.92 ग्राम, मास 921 ग्राम मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन 76 ग्राम, तो ये आ गया 0.799 डेसिमल ग्राम। देखो ऐड करके 6 + 1 7, 7 + 2 9 और 9 + 0 9, यानी ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको निकालना होगा परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो किसका लिखोगे, कार्बन ऊपर में लिखोगे तो 0.921 ग्राम अपॉन 0.997 ग्राम इंटू 100 करोगे, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, और मास परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाला तो आपको लगभग आ गया, डेसिमल से डेसिमल गया, डिवाइड किया तो ये आ गया 92.3%। उसी तरह अगर आप निकालोगे मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो मास ऑफ नंबर वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट क्या हो गया इस समय हाइड्रोजन, तो 0.076 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया था 0.997 ग्राम इंटू 100। अब इसको काटोगे तो डेसिमल से डेसिमल निकल जाएगा, डिवाइड करेंगे अगर तो ये आ जाएगा 7.7%। अब देखो इतना खेला करना पड़ा हमें सिर्फ परसेंटेज निकालने के लिए। अब ये सब हटाते हैं, अब देखो अब हम ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसका कितना परसेंट आया था मास ऑफ, ये सब हटा देते हैं। हमारे पास यहां से मिल गया, लिख लिया था ना आपने, यहां से मिल गया, पीछे कर लेना, परसेंटेज ऑफ, यहां से हमें मिला परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज 7.7% मिला, परसेंटेज ऑफ कार्बन हमें कितना मिला 100 में से घटा लो, जो आया वही आया होगा ना 7.73 डेसिमल 92.3%, ये मिला 92.3%, निकाल के दिखाया था अभी हमने, ठीक है। अब लिखोगे आप, क्वेश्चन को बनाओगे तो आप लिखोगे यहाँ पर एलिमेंट। ओ सर ये तो लंबा क्वेश्चन था, हाँ सिर्फ मास परसेंटेज निकालने में इतना टाइम लग गया। कैसे निकाला मास परसेंटेज, हमने देख ही लिया, फिर बोलने की जरूरत है, बोल दो सर एक बार। हमने बोला कि 44 ग्राम कार्बन में, कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन है, तो 1 ग्राम में कितना होगा 12/44, तो इतना ग्राम में कितना होगा 12/44 इंटू 3.3, उसी निकाला तो उससे हमें कुछ मिल गया। फिर हमने बोला कि 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 1 ग्राम में 2/18, तो इतना ग्राम में 2/18 इंटू इतना, उससे हमें
मास ऑफ हाइड्रोजन मिल गया। मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ कार्बन को जोड़ दिया तो मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। एक बार मास ऑफ हाइड्रोजन को ऊपर रखा और मास ऑफ सॉल्यूशन को नीचे रख के 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मिल गया। फिर एक बार मास ऑफ कार्बन को ऊपर रखा, मास ऑफ सॉल्यूशन को नीचे रखा, उसको 100 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन मिल गया। अब हम बोलेंगे कार्बन एक एलिमेंट है, देख रहे हो ना, एक हाइड्रोजन एलिमेंट है। इसका अब परसेंटेज हमने निकाल लिया 92.3% और इसका निकाल लिया 7.7%। अब इसका एटॉमिक मास लिखेंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 1। फिर इसका हम परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास करेंगे तो 92.3 अपॉन 12 और ये 7.7 अपॉन 1। इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड ही कर लेते हैं, हम एग्जैक्ट डिवीजन चाहते हैं इसलिए हम आपको कुछ इधर उधर नहीं बता रहे थे। इसको डिवाइड करोगे तो ये लगभग आ जाएगा 7.7 और इसको डिवाइड करोगे तो 7.7 ही आएगा। इसके बाद यहाँ लिखना चाहिए लेकिन मेरे पास जगह नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं सिंपलेस्ट रेशियो। तो आप बोलोगे सिंपलेस्ट रेशियो इन दोनों में सबसे छोटा कौन है सर? ये भी छोटा, ये दोनों बराबर है, इसी को पकड़ लो तो 7.7 अपॉन 7.7 बराबर 1 और 7.7 अपॉन 7.7 बराबर 1। इसको भी उसी से डिवाइड किया, इसको भी उसी को भी, दोनों सेम है। यहाँ से होल नंबर निकालोगे तो बोलोगे होल नंबर निकालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी 1 है। अब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? CH, कार्बन भी एक, हाइड्रोजन भी एक। तो कोई बच्चा ऐसा क्या करा CH ना लिख के C1H1 लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हमें निकालना क्या है? मोलर मास। मोलर मास भी हमारे पास गिवन नहीं है तो इसको लिखो, हम फिर मोलर मास निकालना सिखाते हैं। लिख लिया, पक्की वाली बात, इरेज करें। क्या इरेज करोगे सर? ये लास्ट होगा, ये इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने का। इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया C1H1, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसका दूसरा हमें मोलर मास निकालना है। ठीक है, निकालो सर। तो देखो हमारे पास एक डाटा गिवन है। क्या गिवन है कि 10 लीटर एट STP गिवन है इतना, यानी हमारे पास गिवन है 10 लीटर वॉल्यूम। जब हमारा 10 लीटर है उस समय 11.6 ग्राम CH है। आराम से अब तो पता चल गया ना कि CH है। उस समय तो बोलते फ्यूल गैस है, उस समय क्या बोलते हैं? फ्यूल गैस है। वो फ्यूल गैस का फॉर्मूला नहीं पता था लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला पता चल गया, चलो अभी फ्यूल गैस ही लिखते हैं। तो जब हमारे पास वॉल्यूम 10 लीटर है, कहां पर? STP पर, तो 11.6 ग्राम फ्यूल गैस है। तो जब 1 लीटर का वॉल्यूम होगा तो 11.6 अपॉन 10 ग्राम फ्यूल गैस होगा। तो हम एक बात याद रख लो हमेशा कि वॉल्यूम एट STP हमेशा होगा 22.4 लीटर, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी चीज का मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। जब मोल पढ़ोगे तो इस कॉन्सेप्ट को और समझोगे, यानी 10 लीटर में इतना ग्राम। तो 1 लीटर में 11.6 अपॉन 10 तो कहता है 22.4 लीटर में कितना ग्राम होगा? तो 11.6 अपॉन 10 इंटू 22.4 ग्राम फ्यूल गैस प्रेजेंट होगा और जो ये डिवाइड मल्टीप्लाई करके आएगा वही उसका क्या बन जाएगा? मोलर मास बन जाएगा। तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई करके ओवरऑल आ गया आपके पास 25.98 ग्राम। तो इसका मोलर मास क्या हो गया? 25.98 ग्राम। अब इरेज करें, इसको हटाए, सबको इधर रहने देते हैं। क्वेश्चन का आंसर मिलता जा रहा है आपको, और ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आएगा ना तो दूसरी बार जरूर देख लेना। बड़ा है तो क्या कर सकते हैं, तो है, जैसे बनाना है वो सीखना पड़ेगा आपको। इस पर एक क्वेश्चन और करा देंगे जो भी है हमारे पास, एक्स्ट्रा हम लेकर आए कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से हमारे पास मिल गया इम्पीरिकल फॉर्मूला, मिल गया CH। तो इसका इम्पीरिकल मास निकाल लोगे तो कार्बन के लिए 12 एक ही है, हाइड्रोजन के लिए 1 13 ग्राम आ गया। फिर हमें मिल गया मोलर मास इज इक्वल टू 25.98 ग्राम, 25.98 ग्राम मिल गया। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना तो पहले N निकालेंगे, N लिखेंगे हम मोलर मास अपॉन इम्पीरिकल मास। यहां से हम कहेंगे, मार्कर बदल लेते हैं, यहां से हम कहेंगे कि
कि मोलर मास है हमारे पास 25.98 ग्राम, अभी अभी निकाला, और एम्पिरिकल मास है 13 ग्राम। इन दोनों को डिवाइड किया तो 13 दूना 26 यानी 2 आ गया। यानी इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन के आया वो आया N इंटू इम्पीरिकल फॉर्मूला, और N की जगह है हमारे पास 2 और इम्पीरिकल फॉर्मूला आया है CH, तो यहां डाला, ये बन गया C2 और H2, 2 मल्टीप्लाई हुआ और ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बोलो इस तरह से चीजें पकड़ में आई या कंफ्यूज कर गए? अगर कंफ्यूज कर गए तो इस क्वेश्चन को तो दोबारा बना लूंगा, एकदम दोबारा देख ही लो, आप जैसे भी देखना है देख लो। यानी इस क्वेश्चन का सारा डाटा मिल गया। एम्पिरिकल फार्मूला ये हो गया, इस फ्यूल गैस का एम्पिरिकल फार्मूला ये हो गया, इस फ्यूल गैस का मोलर मास ये हो गया, और इस फ्यूल गैस का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हो गया। यही 3 चीज हमें निकालना था, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से दे दिया गया था। बात समझ रहे हो? तो जो भी लिखना है इसमें से लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिख लिया होगा, इरेज कर दे। अब ये टॉपिक जिसको भी नहीं समझ में आया, अगर जिसको भी कंफ्यूजन है उसको रिक्वेस्ट करेंगे ये क्वेश्चन तो स्पेशली दोबारा देख लो। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारा दिमाग लगाना है, तो ये होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनाया हमने। ठीक है, वॉल्यूम एट एसटीपी हमेशा 22.4 लीटर होता है, ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, उसमें 10 लीटर पर दिया गया था, तो 22.4 लीटर पर आपको निकालना है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक बताया था। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हो गए, अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पहला बता दिया था, अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, आराम से देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, प्यार करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है 2.38 ग्राम यूरेनियम वाज हीटेड स्ट्रांगली इन एयर। अब यूरेनियम को हीट किया जाता है, यूरेनियम को हीट किया जाता है जिसका मास है 2.38 ग्राम। इसको हीट किया जाता है यानी ऑक्सीजन बनेगा, और ये बनाता है रिजल्ट दी ऑक्साइड, यानी कोई यूरेनियम ऑक्साइड बनाता है, यूरेनियम ऑक्साइड बनाता है जिसका वेट दिया हुआ है 2.806 ग्राम। कहता है डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ऑक्साइड गिवन, और यहां पर आपके पास दिया हुआ है एटॉमिक मास ऑफ यूरेनियम बराबर 238 ग्राम। अब देखो मास परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपके पास मास ऑफ यूरेनियम है और मास ऑफ सॉल्यूशन ही तो है, जो सॉल्यूशन बन के आया है यूरेनियम ऑक्साइड का। यानी 2 एलिमेंट है आपके पास। अगर आप एलिमेंट लिखोगे तो उसमें क्या कहोगे कि सर जो एलिमेंट बन रहा है वो एक यूरेनियम है और एक ऑक्सीजन है। अगर इसका परसेंटेज पता चल जाए तो हमें एटॉमिक मास तो इसका पता ही है दिया हुआ, और इसका पता है, हम आराम से क्वेश्चन को बना लेंगे। तो परसेंटेज निकालना सबसे इंपॉर्टेंट पहले काम है कि कितना परसेंटेज है, और हमने बोला हमेशा क्वेश्चन जब भी दिया जाएगा तो किस में दिया जाएगा, परसेंटेज में दिया जाएगा। ओके सर, तो चलो देखते हैं। कहता है क्वेश्चन में हमारे पास मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास परसेंटेज निकालने का, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है 2.38 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बना है वो क्या है 2.806 इंटू 100 करो। जितना इसका परसेंटेज आएगा उसमें से 100 में से माइनस कर दोगे तो वो ऑक्सीजन का परसेंटेज हो जाएगा। तो देख लेते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके कि इसका कितना परसेंटेज आता है। ठीक है, यूरेनियम का डिवाइड किया 2.38, तो ये लगभग आ गया आपके पास 84.6%। अब यहां से बोलोगे ये किसका है, मास परसेंटेज ऑफ यूरेनियम। अब आप बोलोगे मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो टोटल परसेंट 100 माइनस कर देंगे 84.6%, तो ये आ जाए। ये कैसे निकाला मास परसेंट, समझ गए ना, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, तो यही है इनटू 100 करना था, अभी बताया वेट बाय वेट परसेंटेज या मास परसेंट एक ही चीज है। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। सॉल्यूट हमेशा छोटा होता है, इसको माइनस किया तो 10 में से 6 गया 4, और 15.4% मिल गया मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब मास परसेंटेज मिल गया तो हमारा काम खत्म हो गया। अब इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। लिखते हैं हम, जो हमारे पास डाटा लिखने का तरीका है, तो लिखने का तरीका क्या है,
पहले आप क्या लिखते हो, एलिमेंट लिखते हो सर, लिख दो। एलिमेंट क्या क्या है आपके पास, एक यूरेनियम है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है सर। इसका परसेंटेज कितना दिया है, ये निकाल लिया हमने 84.6%, इसका 15.4%। उसके बाद इसका एटॉमिक मास कितना होता है, तो इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है 238 ग्राम, इसका एटॉमिक मास 16 ग्राम। यहां से अब परसेंटेज बाय एटॉमिक मास करोगे तो हम बोलेंगे जगह हमारे पास उधर नहीं है, तो हम यही इसको नीचे लिखेंगे, तो आप समझना कि उसको उस साइड लिखना है। तो यहाँ मास परसेंटेज कितना है 84.6 अपॉन 238 और ये है 15.4 अपॉन 16। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं एग्जैक्टली कि डिवाइड करके कितना आया। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 0.3, ये आ जाएगा 0.35 जब इसको डिवाइड किया तो। इसको डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 0.96। अब परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास निकालते तो क्या निकलता है, नंबर ऑफ मोल्स निकलता है। अब आगे जगह नहीं, उसको नीचे लिखते हैं हम। आगे क्या लिखते हैं, उसके आगे क्या लिखते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो लिखते। इन दोनों में छोटा कौन है, तो 0.35, तो 0.35 अपॉन 0.35 करते तो ये 1 आ जाता। इसके लिए लिखते 0.96 अपॉन 0.35 करोगे तो इसको डिवाइड करोगे तो ये लगभग आ जाएगा, डेसिमल से डेसिमल हट गया, 35 2 70 2.66 आ गया। कितना आ गया, 2.66 आ गया। अब कितना इसमें मल्टीप्लाई करें कि ये होल नंबर बनेगा, तो होल नंबर बनाना है तो इसमें मल्टीप्लाई करो। देखो 2.66 में अगर आप 3 मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना बन जाएगा, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 and 1 19, 3 2 जा 6 1 7, यानी 7.98 यानी अप्रॉक्स 8 बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई करने पर। तो इसको भी 1 into 3 मल्टीप्लाई करो तो ये 3 बन जाएगा, यानी u कितना आया 3, इसी के सामने लिख रहे हैं ना, ये u के लिए है, ये o के लिए है, तो u आया 3। तो क्या पूछ रहा था इसमें, इस क्वेश्चन में पूछ रहा था डिटरमाइन द इंपेरिकल फार्मूला। क्या पूछ रहा था, सिर्फ इंपेरिकल फार्मूला पूछ रहा था। तो इसका अगर हम इंपेरिकल फार्मूला लिखने बढ़ेंगे तो हम बोलेंगे यूरेनियम है 3 तो U3, ऑक्सीजन है 8 तो O8, यही है ऑक्साइड ऑफ यूरेनियम, ये यूरेनियम का ऑक्साइड है। अब बोलो चीजें समझ में आ रही है, पकड़ में आ रही है, पक्की वाली बात, श्योर शॉर्ट। तो इस तरह से हमें लगता है कि अब आपको इंपेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने आ गया होगा। अब ये लिख लो, पहले लिख लिया, इरेज करें। अब एक और क्वेश्चन है जो हम आपको होमवर्क देके जाना चाहते हैं। अच्छा सर आप भी होमवर्क देने लगे हो, लिख लो, लिख लिया सर। अब एक क्वेश्चन है मेरे पास जो हम आपको एज ए होमवर्क देते हैं, हम समझा भी देंगे, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। एज ए होमवर्क में क्या है, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लेके आए हैं, ये एज ए होमवर्क है। कहता है अ कंपाउंड कंटेनिंग सोडियम यानी Na। डायरेक्ट आप क्या लिखोगे कि हमारे पास एलिमेंट है, एक Na है, दूसरा सल्फर है S है दिया हुआ है, तीसरा हाइड्रोजन है H है, चौथा ऑक्सीजन है O है। यहाँ पर इसका परसेंटेज देखोगे तो दिया हुआ है 14.28%। इसका देखोगे सल्फर का तो 9.92 दिया हुआ है, हाइड्रोजन का देखोगे तो 6.20% दिया हुआ है। ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं दिया हुआ तो क्या करोगे, ऑक्सीजन का जब परसेंटेज निकालोगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे तो क्या बोलोगे, 100% टोटल होता है, उसमें सबको जोड़ दो, 14.28% प्लस 9.92% प्लस 6.20%, और इन सब को जोड़कर इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये ऑक्सीजन का परसेंटेज दे देगा आपको। उसके बाद इन सब का क्या लिखना है आपको, एटॉमिक मास लिखना है। सोडियम का 23, सल्फर का 32, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 आ जाएगा। अब इससे आपको क्या निकालना होगा आगे,
परसेंटेज बाय एटॉमिक मास निकालोगे, सबको डिवाइड करोगे 14.28 अपॉन 23, 9.92 अपॉन 32, 6.20 अपॉन 1, और जो इसका मॉलिक्यूलर मास आया होगा, जैसे 100 में से इसको घटा के बता ही देते हैं कितना आया, 100.28, ये आ गया 69.20, ये आ गया 69.20, तो यहाँ लिखोगे 69.20, दिया हुआ नहीं था, अब यहाँ पे डिवाइड करोगे 69.20 अपॉन 16, ये डिवाइड करके कुछ आएगा, ये डिवाइड करके कुछ आएगा, ये डिवाइड करके कुछ आएगा, और ये डिवाइड करके कुछ आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? पक्की वाली बात लिख लो। उसके बाद जब ये निकाल लोगे आप, डिवाइड करके भी दिखा दे, बना लोगे या डिवाइड करके दिखा दे, जल्दी बोलो। क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ था वो समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप निकालोगे, डिवाइड करके लिखोगे तो क्या आएगा, डिवाइड करके लिख लेते हैं, डिवाइड कर ही देते हैं, तो ये 14.28 अपॉन 23 करोगे तो ये आ जाएगा 0.62, इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.31, 6.20 अपॉन 1 करोगे तो 6.20 ही रहेगा, 69.90 अपॉन करोगे तो ये आ जाएगा 4.35, बना ही देते हैं, क्या होमवर्क देना, हटाओ। ठीक है, ये निकल गया आपको परसेंटेज अपॉन मास। अब आपको निकालना है सिंपलेस्ट रेशियो। क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ उस बात का भी हम डिस्कशन कर लेंगे बाद में, अभी पहले हटा देते हैं, पहले ये बात तो पूरा कर लेते हैं फिर बात करेंगे। यहां से निकालोगे आप क्या, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे तो बोलोगे सबसे छोटा क्या है 0.31, तो 0.62 अपॉन 0.31, 0.31 अपॉन 0.31, 6.20 अपॉन 0.31, 4.35 अपॉन 0.31। अब ऊपर वाला को डिवाइड करोगे तो डायरेक्टली 2 आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसको डिवाइड करोगे तो ये लगभग 20 आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो ये 14 आ जाएगा। अब यहां से लिखोगे आप होल नंबर, तो बोलोगे सब होल नंबर में है सर, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2, 1, 20, 14 आ गया। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, यानी यहां से आप इंपेरिकल फार्मूला तो बना लोगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां से आप बना लोगे कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आया, तो इंपेरिकल फार्मूला आया हमारे पास Na2SH20O14, क्या आया, Na2SH20O14 ही है ना, हाँ O14 आ गया। अब देखो क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एनहाइड्रस इफ all the hydrogen atom in the compound are present in combination of oxygen as a water crystal, यानी ये वाटर का क्रिस्टल बना रहा है। H कितना था, 20 था। अब इसको कैसा लिख सकते हो आप, तो देखो, तो इसको ये वाटर का क्रिस्टल बना रहा है और दिया हुआ था मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज 322 ग्राम, यानी आपके पास क्वेश्चन में एक और डाटा है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है 322 ग्राम। अब आप इसका सबसे पहले निकालोगे इंपेरिकल मास, इंपेरिकल मास निकालोगे तो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, लिखोगे 23 इंटू 2 प्लस 16 प्लस 10 इंटू 20 इंटू 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एक होता है, 20 हाइड्रोजन है, प्लस 16 इंटू 4, इसको सॉल्व करोगे तो 322 ग्राम आ जाएगा। यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे तो मॉलिक्यूलर मास भी है 322 ग्राम और इंपेरिकल मास भी आया आपके पास 322 ग्राम, ये आ गया 1, यानी जो इसका इंपेरिकल फार्मूला है इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला जब लिखोगे, इसका क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखोगे तो आप लिखोगे Na, अच्छा S भी था ना, Na, हाँ ठीक है, NaSH20O14। अब कहता है कि ये एक एनहाइड्रस बना रहा है, एनहाइड्रस मतलब सूखा हुआ, वाटर उससे अलग हो रहा है, तो इससे एक फार्मूला बन के आएगा। हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला क्या है, ये जो बनाया है, ये डाटा इरेज करें, जो हम समझाना चाहते हैं, ऐसे भी लिख दोगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा आगे। अब बात में कहता है एनहाइड्रस आया है, एनहाइड्रस कहने का मतलब जो आपके पास फार्मूला आया है Na2S
H20O14, ये आपका मॉलिक्यूलर एंड इंपेरिकल फॉर्मूला दोनों आया है, क्योंकि n की वैल्यू 1 हो गई थी। ठीक है, इसको देखो तो ऐसा लिख सकते हो Na2SO4, यानी S एक था, O4 इसमें से ले लिया तो क्या बचा हमारे पास, H20O10 बचा। और इसको चाहो तो ऐसा लिख सकते हो H20O10 को 10H2O, तो थोड़ा सजाने आना चाहिए। तो ये फार्मूला बन गया इंपेरिकल, देखो ना 10H2O किया तो 1020 हो गया, O10 हो गया। बाद बाकी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो यहीं तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, पक्की वाली बात। तो थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आया, ये कैसे सजाया ये तो समझ गए, ऐसे सजाने आना चाहिए क्योंकि एनहाइड्रस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो इस तरह से हमने आपको इंपेरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत बार बोलकर, बहुत बार कहकर, बहुत क्वेश्चन बनाकर समझाने की कोशिश की। अगर स्टिल यू हैव अ डाउट तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो दूसरी बार स्पेशली पार्टिकुलरली जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के 1.34 क्वेश्चन था ना, कौन सा क्वेश्चन था बैक एक्सरसाइज के पेज नंबर, हाँ 1.34 क्वेश्चन जो है पेज नंबर 27 का, उसको तो दोबारा देख ही लेना। ठीक है, उसके अलावा हमें लगता है कि हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की और आपने भी समझने की पूरी कोशिश की और आपको समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही। ये हो गया आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर। अब हम इसके तीसरे लेक्चर के साथ आगे बढ़ेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय, बना लेना अच्छे से। ठीक है, कंफ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जो डाउट होगा वो हम वहाँ पे भी क्लियर करेंगे। लगेगा कि इस पर एक और वीडियो चाहिए तो एक और वीडियो बना के दे देंगे। ओवरऑल हमने बहुत बार बोला है इसमें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बनाने में। ठीक है, बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, बाय बाय बाय।